बहुत समय की बात है। चंदनवन के जंगल में 7 कौवे अपने इकलौती बहन मीरा के साथ एक विशाल पीपल के पेड़ पर बने पुराने घोंसले में रहते थे। सातों भाई हर दिन सुबह उठकर जंगल में शिकार की तलाश में जाते। कोई चूहा पकड़ता तो कोई छोटे कीड़े या रेंगते प्राणी। मीरा उस शिकार को साफ करके स्वादिष्ट भोजन में बदल देती। इकलौती बहन होने के कारण सभी भाई उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सुबह मीरा ने मुस्कुराकर कहा, भैया आज कुछ बढ़िया लेकर आइएगा, और हाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ और जंगली सब्जियाँ भी लेते आइए, खाना बनाने में काम आएंगी। ठीक है मीरा, तू जैसा कहे। रघु और मोहन तुम दोनों सब्जियां लेने चले जाओ, हम बाकी सब शिकार की तलाश में निकलते हैं। रघु और मोहन पास के कंदमूल क्षेत्र की ओर उड़ गए और बाकी भाई दूर जंगल में निकल पड़े। बहुत दूर तक उड़ने और खोजने के बाद भी उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला। सब थक चुके थे। कुछ समझ नहीं आ रहा, आज तो कोई शिकार ही नहीं नजर आ रहा। आज तो जंगल भी सूना लग रहा है। आओ पेड़ की छांव में थोड़ा सुस्ताते हैं। सभी कौवे एक बड़े आम के पेड़ पर बैठ गए। लगता है आज तो केवल सब्जियों से ही काम चलाना पड़ेगा, लेकिन मीरा ने तो दिल से कहा था कि आज कुछ खास चाहिए। अगर खाली लौटे तो उसे बुरा लगेगा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़ा गिद्ध दिखाई दिया। बाबा गिद्ध, जो जंगल के सबसे पुराने और समझदार जीवों में से एक था। अरे भैया, बहुत परेशान दिख रहे हो, सब ठीक तो है? प्रणाम बाबा, बहुत देर से शिकार की तलाश में हैं, लेकिन आज कुछ हाथ ही नहीं लग रहा और हमारी बहन मीरा को आज खास खाने की इच्छा है। ओह, तो ये बात है। फूलों की घाटी के पीछे एक पुरानी गुफा है। वहाँ एक खरगोश का बच्चा अक्सर अकेला रहता है। जब उसकी माँ खाने की तलाश में जाती है, अभी भी वह अकेला ही होगा। लेकिन ध्यान रखना, गुफा के पास एक झाड़ी में कुछ जहरीली पत्तियाँ उगी हैं, उससे बचना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और हाँ, अगर शाम को समय मिले तो हमारे घर पर जरूर आइए। मीरा खाना बहुत अच्छा बनाती है। जरूर बेटा, देखता हूँ। सभी भाई तेजी से गुफा की ओर उड़ चले। वहाँ सच में खरगोश का बच्चा अकेला सो रहा था। उन्होंने बिना देर किए उसे शिकार कर लिया और लेकर लौट आए। मीरा शिकार देखकर खुश हुई, लेकिन हैरानी भी थी। मीरा बहुत खुश हुई। उसने रसोई में जुटकर काम शुरू कर दिया। मीरा खरगोश के मांस को धो रही थी। तभी अचानक खरगोश के मांस की हड्डी उसके पंख में लग गई और उसके पंख से रक्त बहने लगा। मीरा का रक्त गलती से खरगोश के मांस में मिल गया। थोड़ी देर बाद जब खाना तैयार हुआ तो पूरे घर में खुशबू फैल गई। बाबा गिद्ध भी आ चुके थे। मीरा ने सबको खाना परोसा। पहला निवाला लेते ही सब चौकन्ने हो गए। वाह, क्या स्वाद है! ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। बहन, आज तूने कमाल कर दिया। क्या कोई नया मसाला डाला है? मीरा थोड़ा घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, नहीं भैया, वही तरीका, लेकिन शायद आज की लकड़ियाँ कुछ अलग थी। बेटी, तू कुछ तो छुपा रही है। ये कोई साधारण खरगोश का मांस नहीं लगता। सभी भाई उस स्वादिष्ट खाने की तारीफ करते थक रहे थे, लेकिन बाबा गिद्ध शांत बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी गहरी चाल की ओर इशारा कर रही थी। मीरा झूठ नहीं बोल सकी। भाइयों के बार बार पूछने पर वो दबाव में आ गई और बोली, भैया, खाना बनाते समय एक उंगली कट गई।
मेरा रक्त मांस में घुल गया था। शायद वही कारण है स्वाद का। मुझे लगा कोई आम वनरस है, सो ध्यान नहीं दिया। भीम, रघु, मोहन, लखा, राजू, रामू और छोटू सब हैरान थे, पर बाबा गिद्ध ने कुछ नहीं कहा। वो बस धीमे से मुस्कुराए और बोले, चलो अब मैं चलता हूँ, रात काफी हो गई है। वो उड़कर गहराते अंधेरे में गायब हो गए, लेकिन उनका मन अब किसी और ही योजना में उलझा हुआ था। अगले दिन सुबह सातों कौवे फिर शिकार की तलाश में निकल पड़े। घंटों की उड़ान और तलाश के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिला। रघु ने थकी आवाज में कहा, अब तो रोज ही भूखा लौटना पड़ता है। ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूख से मर जाएंगे। वह सब एक पेड़ की छांव में बैठकर सोच ही रहे थे कि तभी दूर से बाबा गिद्ध उड़ते हुए आए। उनकी चाल में अब पहले जैसी दयालुता नहीं थी, कुछ और था। क्या हुआ कौवा, आज भी कुछ नहीं मिला? नहीं बाबा, आज भी खाली हाथ लौट रहे हैं। अरे मूर्खों, तुम जैसे बेवकूफ कौवे तो मैंने जीवन में नहीं देखे। तुम्हारे घर में इतना अच्छा शिकार है और तुम जंगल में भटक रहे हो। आपका मतलब? तुम्हारी बहन मीरा। बाबा गिद्ध की बात सुनकर सभी भाई गुस्से से तमतमा उठे। बाबा, ये क्या बेहूदगी है? हमने आपको हमेशा आदर दिया, लेकिन अब आप हद पार कर रहे हैं। अगर आप कोई और होते तो अब तक आपकी हड्डियां बिखर चुकी होती। ठहरो, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ, वो स्वाद जो तुमने कल रात चखा, वो सिर्फ खरगोश का नहीं था। उसमें मीरा के हाथों की वो बूंद शामिल थी। वो हरा रस जो जहर नहीं, स्वाद और ऊर्जा का स्रोत है। बाबा, ये क्या बेहूदगी है? हमने आपको हमेशा आदर दिया, लेकिन अब आप हद पार कर रहे हैं। अगर आप कोई और होते तो अब तक आपकी हड्डियां बिखर चुकी होती। ठहरो, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ, वो स्वाद जो तुमने कल रात चखा, वो सिर्फ खरगोश का नहीं था। उसमें मीरा के हाथों की वो बूंद शामिल थी। वो हरा रस जो जहर नहीं, स्वाद और ऊर्जा का स्रोत है। रामू कुछ सोचने लगा। सोचो, अगर कुछ बूंदें इतना स्वाद बढ़ा सकती हैं, अगर मीरा ही तुम्हारा शिकार बने, तो सोचो स्वाद, शक्ति और पोषण सब मिल जाएगा। लेकिन जब पाप का बीज सातों भाइयों के बीच बीच बो दिया, वो जहर मीरा के भाइयों के मन में घुलने लगा था। एक अनकहा, अनजाना लालच जो उन्हें धीरे धीरे अपने बहन के खिलाफ मोड़ सकता था। गिद्ध उड़ गया, उसके पीछे बस एक लंबी भारी खामोशी रह गई, और सातों भाई जो अब वैसा कुछ नहीं सोच पा रहे थे जैसा पहले सोचते थे। धीरे धीरे उन सभी भाइयों का मन बदलने लगा। भाई अब दिन भर कुछ नहीं बोलते थे, शिकारी उड़ानों में उनका मन नहीं लगता। और फिर एक दिन, बस बाबा, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। ठीक है, बैठो, ऐसे ही भूखे मरते रहो। देखो मेरी तरफ, मैंने अपनी जवानी में न जाने कितने पक्षी और जानवर खाए हैं, इसलिए आज भी जिंदा हूँ। तुम्हारे पिताजी सिर्फ छोटे पक्षी खाते रहे और जल्दी गुजर गए। अगर ऐसे ही रहा तो हम सब भूख से मर जाएंगे। मान गए बाबा। क्या भैया, आप ये क्या कह रहे हो? हाँ, अगर हम ही कमजोर हो गए तो क्या फायदा। बस एक कौवा था जो यह सब स्वीकार नहीं कर पा रहा था, पर वह भी चुप हो गया। अपने भाइयों के सामने कुछ नहीं बोल सका। सभी कौवा गिद्ध को साथ लेकर घर लौट आए। अरे भाइयों, आज तो आप जल्दी लौट आए।
क्या शिकार मिल गया? नहीं बहन, आओ अंदर चलो, हमें तुमसे एक काम है। मीरा सहजता से उसके साथ अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही भाइयों ने अचानक मीरा को घेर लिया। क्या हुआ भैया, आज फिर कुछ नहीं मिला? नहीं बहन, हमें शिकार मिल गया है और वो तुम हो। मीरा के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? जल्दी इसे बांधो, कहीं भाग न जाए। भैया प्लीज, मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन भूख अब भाइयों की आंखों पर पर्दा डाल चुकी थी। लो, अब बस इसे पकाने की देरी है। लेकिन खाना बनाएगा कौन? हमें तो खाना बनाना आता नहीं। क्या कौवे हो तुम, इतना भी नहीं आता? जाओ किसी भरोसेमंद को भेजो और किसी छोटे पक्षी को बुलाओ जो अच्छा खाना बना सके। मैं जाता हूँ। कौवा बोला और उड़ गया। कौवा दूर निकल गया, एक पेड़ पर जाकर बैठा और सोचने लगा। अगर मैंने बावर्ची लाकर दिया तो मेरी बहन मारी जाएगी। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो। उसी पेड़ पर टोनी चिड़िया का घोंसला था। वो सब सुन रही थी। चील भाई, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ, मेरी बहन को मेरे ही भाई मारने वाले हैं, एक गिद्ध की बातों में आकर। भूख में इतना गिर जाना, ये तो पागलपन है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, लेकिन एक सवाल, क्या तुम्हारे भाइयों ने कभी कोई कौवे का मांस खाया है? नहीं। तो फिर सुनो मेरा प्लान। और टोनी चिड़िया ने कौवे के कान में कुछ कहा, एक ऐसा प्लान जो मीरा की जान बचा सकता है। क्या बात है चिड़िया, ये तो बड़ी कमाल की योजना निकाली तूने। टोनी अब बिना डरे कौवे के साथ चल पड़ी। लो भाइयों, मैं एक बावर्ची चिड़िया ले आया हूँ। ए चिड़िया, उड़ तो लेती हो, पर कुछ पकाना भी आता है कि बस हवा में ही लहराना जानती हो? हवा में रहना मेरा काम है, लेकिन जमीन पर स्वाद बसाना भी मुझे खूब आता है। तो फिर चलो, अंदर चलो और सबसे पहले वो काम निपटाओ। टोनी धीरे धीरे उसके पीछे अंदर गई। एक कोने में उसकी अपनी बहन पड़ी थी, बेहोशी और बेबसी के बीच लटकी हुई, चेहरे पर चोट के निशान, आंखों में भय। और फिर टोनी को देखते ही एक हल्की मुस्कान। टोनी चिड़िया की आंखें भर आईं, पर उसने बहादुरी से मुस्कुराते हुए एक कदम आगे बढ़ाए। मार दो टोनी, मार दो मुझे। मैं इन जैसे भक्षकों की बहन कैसे बन गई? ये तो मेरी फूटी किस्मत है। तू मेरी किस्मत नहीं, तू मेरी जान है बहन। मैं तुझे लेने आई हूँ, खोने नहीं। अब मैं अकेले नहीं, छोटा भाई कौवा भी हमारी मदद कर रहा है। तू अभी चुपचाप यहीं रह और मैं सबका ध्यान खाना बनाकर बटा देती हूँ। टोनी चिड़िया ने अपनी पोटली खोली। उसने खुद चुने हुए जंगली मशरूम निकाले, आंच धीमी रखी, मसाले धीमे घोले, खुशबू ऐसी फैलाई जैसे पंखों में बसी हो। बाहर बैठे कौवे की नाक तड़क उठी। ओहो, ये तो कोई जादू है या कोई उड़ती रसोइयाँ आई है। वाह बावर्चिन, तूने तो दिल जीत लिया। टोनी चिड़िया ने बड़े प्यार से सबके सामने थाली परोसी। सभी कौवे थाली पर टूट पड़े, जैसे ही बरसों से भूखे हो। अरे वाह भाइयों, जैसा बाबा ने कहा वैसा ही लग रहा है। हाँ, लेकिन ये खाना तो उस दिन से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। इतना पौष्टिक, इतना ताकतवर, मेरे तो पंखों में जैसे नई जान आ गई। पर जैसे जैसे निवाले नीचे उतरते गए, वैसे वैसे उनकी नजरों में कुछ और उतरने लगा। एक एक कर सभी कौवे थाली से हटने लगे। मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। तेरी बात ना मानकर हमने बहुत बड़ा पाप किया है। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। अब इस गलती की एक ही सजा है, मेरी मौत। रुक जा लखा, तूने अकेले नहीं,
हम सब ने मिलकर ये नीचता की है। हम सब मरेंगे क्योंकि हमारी बहन तो अब हमारे पास लौटकर नहीं आ सकती। हाँ, मर जाओ, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। मीरा के कांपते होठों से आवाज निकली, रुक जाओ भैया, रुक जाओ भैया, आपकी गलती माफी के लायक नहीं है। यदि आपको गलती का एहसास है तो मैं आपको सभी को माफ किया, लेकिन यदि मेरी बहन नहीं आती और मेरा भाई साथ नहीं देता तो आज मैं मर गई होती। उनमें और आप में कितना फर्क है। आप लोगों ने दूसरे के बहकावे में आकर इतना बड़ा कदम उठाया। सच्ची उड़ान वही भरता है जो अपनी गलती को स्वीकार कर बदलने की हिम्मत रखता है। नफरत से पेट तो भरता है पर दिल खाली रह जाता है। रिश्ते ही वो खजाना है जो आत्मा को तृप्त करते हैं, इसलिए उन्हें संजो कर रखना चाहिए।